हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फार्माकोथेरापेटिक का चैप्टर नंबर 8 इन्फेक्शियस डिसीज़। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोनेरिया के बारे में। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? गोनेरिया के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग 3 डिसीज़ में पढ़ेंगे। एक गोनेरिया पढ़ेंगे, एक सिफिलिस डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे और एक HIV एड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों जो बीमारियां हैं इसको बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो इन तीनों के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोनेरिया क्या है? गोनेरिया इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। गोनेरिया क्या है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है नाइजीरिया गोनेरिया, या नाइसीरिया भी बोलते हैं, लेकिन नाइजीरिया गोनेरिया इसका क्या है? कॉजेटिव एजेंट है। ठीक। और ये जो बैक्टीरिया है गोनेरिया वाला, ये क्या करता है, जो हमारा जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसको ये ख़ास तौर से अफेक्ट करता है, यानी उसमें इन्फेक्शन करता है। अब जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है? तो इसके अंदर वो सारे ऑर्गन्स आते हैं जो कि यूरिन के फॉर्मेशन में और एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ रही बात? इसमें क्या आ जाएंगे? किडनी आ जाएगी, यूरेटर्स आ जाएंगे, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। ऐसे ही वो सारे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। समझ में आ रही बात? जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे कि मान लीजिए टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, या और जैसे कि फीमेल के अंदर मान लीजिए ओवरीज हो गए, फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूटरस हो गया। समझ में आ रही बात? वेजाइना हो गया। तो जो भी क्या है रिप्रोडक्शन में जो भी रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन और जो यूरिनरी सिस्टम में काम करते हैं, उन सब पे इसका अटैक होता है। उसमें इन्फेक्शन ये करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, फिर उसकी वजह से दिक्कतें क्रिएट होती हैं। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है नाइजीरिया गोनेरिया। ठीक है, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है। क्या है ये? एक तरीके का बैक्टीरिया है। ठीक। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ये फैलता है। समझ में आ रही बात? ये क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से फैलता है। अब वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किसी भी तरीके का हो, समझ में आ रही बात? अब वो चाहे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आदमी वेजाइना में कर रहा है, या एनस के अंदर कर रहा है, या माउथ में कर रहा है, किसी भी तरीके से अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया जा रहा है और उसमें क्या हो रहा है? म्यूकस का कॉन्टैक्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात? उसमें म्यूकस का कॉन्टैक्ट अगर हो रहा है तो फिर क्या है, ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। अब एक बात मैं यहाँ पे कह दूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आजकल बहुत सारा मतलब आपको इधर उधर देखने को मिलेगा कि सेक्स यहाँ कर रहा है, वहाँ कर रहा है, लेकिन इन सब से बचना चाहिए। आपके लिए सबसे बेहतर जगह वो है जो आपके बनाने वाले ने आपके लिए बनाया है, और वह है वेजाइना। उसके अलावा ना माउथ में ना एनस में कहीं पे भी सेक्स नहीं करना चाहिए। इससे आपके जो पार्टनर हैं उसको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, और आपका जो पेनिस है ना वो भी अगर इधर उधर आप करते हैं तो वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसलिए सिर्फ क्या है, आपको वेजाइना के अंदर ही मतलब सेक्स करना चाहिए। समझ में आ रही बात? और अब मुँह यार ये पढ़ने लिखने के लिए है, अच्छी चीज़ है, इसे खाते हो और इसको मतलब यार कुछ तो इसका मतलब कहते हैं इसका कुछ रेस्पेक्ट तो होना चाहिए ना। तो इसलिए माउथ वगैरह में नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई करता है तो जो क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए जो कर रहा है और जो पार्टनर है उसमें क्या कहते हैं पेनिस में अगर इन्फेक्शन है और वो माउथ में कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है, तो उस जगह पे वो इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, तो बचना चाहिए। सिर्फ इसके अंदर क्या है, सेक्स करना चाहिए। और ये क्या है, मदर टू चाइल्ड भी ये क्या है, ट्रांसफ़र हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू। अब इसका पैथोजेनेसिस क्या है? तो बहुत सिंपल सा है पैथोजेनेसिस इसका। इसमें एरो लगाना मैं भूल गया हूँ, इसको मैं PDF में लगा दूंगा। ठीक है, जो वाइट बैकग्राउंड का PDF मैं भेजूंगा पैड ग्रुप के अंदर, उसमें मैं क्या करूंगा, इसमें एरो लगा दूंगा। ठीक है, और भी कई सारी इसमें क्या गलतियां थी उसको मैं ठीक करके उसको डालूंगा। तो सबसे पहले क्या है, एंट्री थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या है, एंट्री हो जाएगी उस बैक्टीरिया की, यानी नाइजीरिया गोनेरिया की। फिर उसके बाद क्या होगा, पेनिट्रेट म्यूकोजल सरफेस। उसके बाद जो म्यूकोजल सरफेस है उसमें वो क्या करता है, घुस जाता है बड़ी आसानी के साथ में। ठीक है, अब ये म्यूकोजल सरफेस क्या होता है असल में, तो जैसे कि हमारा माउथ वाला एरिया है, तो जहाँ पे भी कैविटी है ना, चाहे वो माउथ का ले लीजिए या वेजाइना का ले लीजिए, या पेनिस के अंदर का जो क्या कहते हैं कैविटी है, या क्या कहते हैं एनस के अंदर, जहाँ पे भी कैविटी है तो वहाँ पे एक तरीके से समझिए म्यूकोजल मेम्ब्रेन होता है, जिससे लिब्रिकेशन, जिससे कुछ सिक्रेशन होता रहता है, म्यूकस निकलता रहता है और वहाँ पे लिब्रिकेशन बना के वो रखता है। तो वो जो क्या कहते हैं म्यूकस जहाँ से निकलता है, वो जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं म्यूकोजल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसके अंदर वो बड़ी आसानी से क्या करता है, मतलब इन्फेक्शन कर लेता है, पेनिट्रेट करके उसके अंदर घुस जाता है। फिर उसके बाद वो पहुंचता है और उसके नीचे फिर होता है एपिथेलियल टिश्यू।
समझ में आ रही बात। उसके नीचे होता है एपिथेलियल टिश्यू, तो उसमें अंदर पहुंचता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन करता है। एपिथेलियल टिश्यू में क्या, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है, यहाँ पे ट्रैक्ट लगा लीजिए, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया या एनस हो गया या जो भी क्या कहते हैं, या वेजाइना हो गया या यूरेथ्रा हो गया, समझ में आ रही बात। तो जहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो इन सब में जाके इन्फेक्शन करता है, इन्फ्लामेशन करता है, फिर उसके बाद उसमें सिम्टम्स वगैरह शो होने लग जाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो अगर फीमेल्स हैं तो उसमें क्या होगा, तो इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज, तो वेजाइना से जो डिस्चार्ज होता है, यानी जहाँ वहाँ से जो भी लिक्विड वगैरह निकलता है वो बढ़ सकता है, इसलिए कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। हो सकता है उसके अंदर पस बनने लग जाए, एक्सुडेट बनने लग जाए, वहाँ से वो भी रिलीज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे ही क्या कहते हैं, यूरिनेशन यानी पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, जो MC है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। और क्या, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट करने के बाद ब्लीडिंग नहीं होती है नॉर्मली, लेकिन ब्लीडिंग हो सकती है अगर ये दिक्कत है, यानी गोनेरिया है। और क्या है, पुरुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है। पुरुलेंट डिस्चार्ज का मतलब पस निकल सकता है, ठीक है। पुरुलेंट मतलब होता है पस, या एक्सुडेट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसका भी डिस्चार्ज हो सकता है वेजाइना से या एनस से। अब मेल्स में क्या दिक्कत होगी, क्या मतलब सिम्टम्स होंगे, तो यूरिनेशन के वक्त में क्या हो जाएगा, यूरिनेशन के वक्त में दर्द होगा, जिसको डिसयूरिया बोलते हैं। ऐसे ही क्या हो सकता है, पेनिस से पस वगैरह का डिस्चार्ज हो सकता है। और क्या होगा, ईचिंग होगा, पेनिस के अंदर ईचिंग हो सकता है, खुजली हो सकती है। और ये क्या है, उनके अंदर भी हो सकता है, फीमेल के अंदर भी वजाइना में खुजली वगैरह हो सकती है। ऐसे क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त में दर्द हो सकता है पेनिस के अंदर, समझ में आ रही बात। तो ये सारी दिक्कतें इसमें हो सकती हैं। अब इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो कोई इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट असल में है नहीं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, प्रॉपर हाइजीन करेगा। अरे जब हो चुका है अब हाइजीन करने से तो वो ठीक नहीं होगा ना। और क्या है, टेस्ट टू इंश्योर दैट द इन्फेक्शन हैज़ बीन रिमूव, और क्या है, टाइम टाइम से चेकअप भी करवाता रहेगा कि जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो गया है कि नहीं हो गया है। और क्या करेगा, जो डॉक्टर वगैरह के डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करेगा। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं गोनेरिया को ठीक करने के लिए, ठीक है। और ये मतलब कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, सिंगल नहीं यूज़ करते हैं। जैसे कि सेफ्ट्रियोक्सोन है और एजिथ्रोमाइसिन, इन दोनों को मिला के यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेफ्ट्रियोक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन इसको मिला के यूज़ कर सकते हैं। ऐसे क्या है, सेफिक्जिम है और क्या कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन, इन दोनों को मिला के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही क्या है, इसके अलावा कुछ सपोर्टिव ड्रग्स जिसकी ज़रूरत पड़ रही है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेन किलर हो गया, यहाँ पे सपोर्टिव लगा लीजिए, ठीक है। सपोर्टिव ड्रग्स भी हम लोग क्या है, यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अब दूसरी जो बीमारी है वो क्या है, सिफेलिस है। तो सिफेलिस क्या है, तो ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। किसकी वजह से होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो वह है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है। ट्रेपोनेमा पैलिडम जो एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, ठीक। तो ये क्या करता है, तो ये भी इन्फेक्शन वगैरह करता है, इन्फ्लेमेशन करेगा। तो ये कई स्टेज में होता है, ये मतलब बहुत होशियार है। ये जो बैक्टीरिया है काफ़ी ज़्यादा होशियार है। ये पहले जब मतलब इन्फेक्शन करेगा तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसके सिम्टम्स शो होने लग जाएंगे, फिर उसके बाद लेटेंट फेज में चला जाता है, कुछ नहीं करता, सिम्टम्स नहीं आएंगे लेकिन बॉडी के अंदर अपना काम करता रहता है। फिर 2-3 हफ्तों के बाद फिर उसके सिम्टम्स आने लगते हैं, समझ में आ रही बात। फिर क्या हो जाएगा, वो फिर शांत हो जाएगा, फिर लेटेंट फेज में चला जाएगा। फिर क्या एक्टिव होता है तो मारता, पूरा डैमेज करके रख देता है। तो जब फर्स्ट स्टेज में होता है तो उसमें क्या होगा, तो जो सेक्स ऑर्गन वगैरह हैं उस पर पेनलेस अल्सर होता है, यानी मान लीजिए पेनिस हो गया, वेजाइना हो गया, एनस हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, अल्सर हो जाएंगे। अल्सर मतलब घाव हो जाएंगे, जख्म हो जाएंगे, दर्द नहीं होगा उसमें, ठीक है। उसके अगर आदमी ठीक करा लेता है, इलाज करा लेता है तो ठीक है, अगर नहीं कराता है तो ये जो सिम्टम्स वगैरह हैं मान लीजिए ठीक हो गए, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो ना वो निकलता नहीं है, अभी इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, वो क्या है लेटेंट फेज में चला जाता है कुछ हफ्तों के लिए, कुछ मतलब सिम्टम्स शो नहीं होंगे। फिर क्या है सेकेंड स्टेज में क्या है, वो फिर से दोबारा एक्टिव होता है और बॉडी के ऊपर क्या है, स्किन जो है, स्किन पे रेशेस पड़ने लग जाएंगे, लाल लाल चकत्ते चकत्ते से हो जाएंगे, ठीक। अगर आदमी वहाँ पे भी संभल जाता है, इलाज करा लेता है तो ठीक है, वरना फिर वो लेटेंट फेज में चला जाता है, फिर सिम्टम्स उसके ख़त्म हो जाएंगे, सिम्टम्स शो नहीं होंगे। फिर उसके बाद तीसरा स्टेज जब आता है ना, तो दिमाग को क्या, ब्रेन को डैमेज कर देता है, लीवर को डैमेज कर देगा, किडनी को डैमेज वो कर सकता है, हड्डियों में दिक्कत कर सकता है, ब्लड वेसल्स को, हार्ट को, इस सब को डैमेज कर सकता है वो। तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो वो है ट्रेपोनेमा। ये गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, ट्रेपोनेमा, ये ट्रेपोनेमा, ठीक है।
क्या है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। इसका क्या कहते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये भी क्या है, एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी किसी भी तरीके का अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाया जा रहा है तो उसमें ये हो सकता है। मैंने ऊपर बताया ना जो भी तरीके हैं, तो किसी भी तरीके का अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाया जा रहा है तो उसमें हो सकता है। ऐसे क्या है, अगर डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन में कॉन्टेक्ट होता है, डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन से इन्फेक्टेड ऑर्गन का अगर कॉन्टेक्ट होता है तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे मदर टू चाइल्ड भी जा सकता है। ऐसे क्या है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये हो सकता है। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी, यानी किसी का इन्फेक्टेड ब्लड है किसी दूसरे को चढ़ा दिया गया तो उससे भी ये हो सकता है। या किसी का क्या कहते हैं, किसी का इन्फेक्टेड ब्लड है और वो किसी दूसरे के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो भी हो सकता है। इसका पैथोजेनेसिस क्या है, तो सबसे पहले जो पैथोजन है यानी ट्रेपोनेमा पैलिडम वो उसकी एंट्री होगी। उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी स्टेज होगा, तो इसमें कुछ वो सिम्टम्स वगैरह शो करेगा, यानी जो कि सेक्स ऑर्गन है उस पर ये क्या पेनलेस अल्सर हो जाएंगे, छोटे छोटे घाव बन जाएंगे। अगर उसको क्या है ट्रीट कर लिया जाता है, यानी बीमारी का इलाज करा लिया जाता है तो ठीक है, वरना फिर क्या है, जो ये पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है वो लेटेंट फेज में चला जाता है, यानी रेस्टिंग फेज में चला जाता है। कोई सिम्टम्स वगैरह शो नहीं होंगे कुछ वीक्स के लिए। फिर सेकेंडरी स्टेज आएगा, फिर दोबारा से वो सिम्टम्स शो करने लग जाएगा। क्या होगा, उसमें पेचेस हो जाएंगे, रेशेस हो जाएंगे स्किन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर से वो लेटेंट फेज में चला जाता है और कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। फिर उसके बाद टर्शरी फेज में आता है वो, फिर क्या है, जो उसका फाइनल स्टेज है उसको टर्शरी फेज भी बोलते हैं। उसमें फिर क्या है, ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को, क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स को, इन सबको डैमेज वो करता है। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो अगर प्राइमरी स्टेज में है वो तो उसमें क्या होगा, तो जो क्या कहते हैं सेक्स ऑर्गन से उसमें पेनलेस अल्सर हो जाएंगे। ऐसे क्या रेक्टम के अंदर हो सकता है, माउथ के अंदर भी अल्सर हो सकता है। सेकंड स्टेज में क्या होगा, तो पेचेस हो जाएंगे स्किन के ऊपर, या रेशेज हो सकते हैं। पेचेज और रेशेज में थोड़ा बहुत फर्क है, यानी क्या कहते हैं गोल गोल से छोटे छोटे दाग पड़ जाते हैं और बड़े बड़े चकत्ते हो जाते हैं, ठीक। और क्या फाइनल स्टेज में क्या होगा, तो ये ब्रेन को डैमेज कर सकता है, हार्ट को, आइज को, ब्लड वेसल्स को, लीवर को और हड्डियों को और जॉइंट्स को क्या है, ये डिस्टर्ब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो जो अच्छा खाना खाना चाहिए आदमी को, जो क्या है इम्यून बूस्टर हो, इम्यून को मतलब स्ट्रॉन्ग करती हो, इस टाइप की चीज़ें वो खाना चाहिए। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो एंटीबायोटिक्स इसमें भी यूज़ की जाती हैं। और ख़ास तौर से क्या है, जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एक कैटेगरी है, समझ में आ रही बात। पेनिसिलिन ये स्ट्रक्चर लेवल पे मतलब एक कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स की। तो जो पेनिसिलिन वाली एंटीबायोटिक्स हैं उसको यूज़ किया जाता है इसमें। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, बेंजाथीन बेंजाइल पेनिसिलिन और क्या प्रोकेन बेंजाइल पेनिसिलिन, ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से कोई सा भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या है, डोक्सीसाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं, और क्या एरिथ्रोमाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं एज ए अल्टरनेटिव ड्रग के तौर पे इसको। अब हम लोग ये मलेरिया को बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे HIV के बारे में, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे, HIV, चूँकि वो भी क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। तो HIV क्या है, HIV असल में वायरस है। HIV क्या है, असल में वायरस है, और उससे जो बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एड्स, ठीक है। इससे जो बीमारी होती है इस वायरस की वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। अब एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो एड्स है ये भी क्या एक तरीके का इन्फेक्शियस डिसीज है, और किसकी वजह से होता है, तो HIV की वजह से होता है। HIV क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और कभी कभी इसका जो क्या कहते हैं एड्स का पॉजिटिव एजेंट बोल दिया जाता है रिट्रो वायरस। समझ में आ रही बात, असल में क्या है HIV है, लेकिन कभी ये भी बोला जाता है इसका पॉजिटिव एजेंट रिट्रो वायरस है। तो वो इसलिए बोला जाता है कि जो HIV है इसकी जो जिस फैमिली से ये मतलब बिलोंग करता है उसका नाम है रिट्रोविरिडे, क्या है, रिट्रोविरिडे। तो उस फैमिली से बिलोंग करने की वजह से इस वायरस को रिट्रो वायरस भी बोल दिया जाता है, ठीक। अब इस बीमारी में होता क्या है, तो अब ये HIV है ना, ये करता क्या है, जो इम्यून सिस्टम है ना उसको डिस्टर्ब कर देता है। जब ये आके बॉडी के अंदर अटैक करता है तो कई सालों के लिए इम्यून सिस्टम को, यानी जो हमारे WBCs है खास तौर से, उनको ऐसा मतलब डिस्टर्ब करता है कि वो कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से फिर जो दूसरे छुटमुलिये बीमारियां हैं ना उनका अटैक हो जाता है। समझ में आ रही बात। अब TB भी क्या है, इंतजार में बैठा था, जैसे इम्यून सिस्टम हुआ वो एक्टिव हो जाता है, उसी में आदमी को क्या है निमोनिया भी हो सकता है, ऐसे मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। तो जो भी बीमारियां हैं ना जो पहले उसको नहीं हो रही थी, जैसे इम्यून सिस्टम उसका वीक होता है HIV की वजह से,
तो फिर आदमी को क्या है, बहुत सारी बीमारियां एकदम से घेर लेती हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। कई सारी बीमारियों का वहाँ पे समझिए जमावड़ा हो जाता है, टुगेदर हो जाती है बहुत सारी बीमारियां, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम बोलते हैं। अब WHO के अकॉर्डिंग जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो मोर देन 20 अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड कैंसर में भी अकर्स, यानी HIV का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वक्त जो इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है तो उस कंडीशन में क्या है, 20 से ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं और कैंसर भी हो सकता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जिनके होने की उम्मीद है, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाएं लेकिन हो सकती हैं इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से। उसके एग्जाम्पल से जैसे कि TB हो गया, निमोनिया होगा, मेनिंजाइटिस हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, ऐसे कई सारे वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। एटियोलॉजी क्या है, तो किसकी वजह से होता है, तो HIV की वजह से क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, यानी इम्यून को क्या करता है, ये कम कर देता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को कम कर देता है। और ये किससे बिलोंग करता है, तो इसकी फैमिली है रेट्रोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए इसको रेट्रो वायरस भी बोला जाता है HIV को। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ये फैलता है। ऐसे ही क्या है, जो डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन से कॉन्टेक्ट होता है तो भी ये फैलता है। और क्या है, मदर टू चाइल्ड भी ये जाता है, यानी प्लेसेंटा के थ्रू, और क्या इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये क्या है, चला जाता है। अब इसका पैथोजेनेसिस क्या है, तो सबसे पहले उसकी एंट्री होगी बॉडी के अंदर, ठीक है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ पे लिख लीजिए। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी ने किया और अपना उसका जो पार्टनर था वो इन्फेक्टेड था, तो अब उसके अंदर भी क्या है, HIV वायरस घुस गया। तो अब वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अलग अलग टाइप के जो सेल हैं उस पर जाके बाइंड करता है, और खास तौर से जो हमारे T सेल होते हैं, यानी इम्यून सिस्टम के जो T सेल होते हैं, जिसको हम लोग T सेल या T हेल्पर सेल, उसको CD4 भी बोला जाता है, ठीक है, तो उसके साथ में जाके वो बाइंड करता है, उसके साथ में जाके बाइंड करता है। उसके बाद क्या करता है, ये उसके अंदर घुस गया, उसके साथ बाइंड करता है, उसके अंदर घुस जाता है, फिर उसके बाद वहां पे RNA रिलीज करने लगता है। समझ में आ रहा है, जिसके साथ बाइंड किया है ये वायरस जाके उसके अंदर RNA रिलीज करने लगता है, ठीक। और ये अपना RNA जब रिलीज करता है तो फिर उस RNA को क्या है, कन्वर्ट करता है DNA के अंदर, और उस RNA से क्या करता है, ये DNA बनाने लगता है। और जब RNA से DNA बनता है तो समझिए उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है, और उनकी एक फौज खड़ी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पूरी बॉडी के अंदर इस तरीके से फैल जाते हैं ये। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये है कि यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी जो मतलब नॉर्मल रूल है वो है कि DNA से RNA बनता है, लेकिन इसका जो मतलब मैकेनिज्म है वो उल्टा है, RNA से DNA बनाता है। इसलिए जो हमारा क्या कहते हैं, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो इसको सही से समझ ही नहीं पाता, इसका मुकाबला नहीं कर पाता है। इसलिए ये क्या करते हैं, जो इम्यून सिस्टम है उसको ये लोग क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, या उसको समझिए ऐसी गोली खिला देते हैं कि वो कुछ काम ही नहीं कर पाता, वो अपना मतलब बेकार सा होकर रह जाता है, अपाहिज हो जाता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है। तो क्या होगा, सप्रेस द फंक्शन ऑफ होस्ट सेल, और जो होस्ट सेल है यानी जो हमारे क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम है, और जो दूसरे भी सेल है उसको क्या करता है, कई सालों के लिए उसके फंक्शन को डैमेज कर देता है। पहले जो रिसर्च थी वो ये कहती थी कि जो HIV वायरस है वो सिर्फ इम्यून सेल को ही मतलब क्या कहते हैं डैमेज करता है, लेकिन अब नई रिसर्च ये बताती है कि इम्यून सेल को तो वो डैमेज करता ही करता है, बॉडी के दूसरे सेल को भी डैमेज करता है, इसी वजह से कैंसर वगैरह भी हो सकता है इसकी वजह से। अब इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो चूंकि ये असल में खुद ये तो कोई बीमारी कॉज नहीं कर रहा, इस इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है और बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, तो जो बीमारियां हो जा रही हैं, मान लीजिए TB हो गया तो उसका इलाज किया जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो कुछ हम लोग क्या है, प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट करते हैं। प्रोफाइलेक्सिस मतलब पहले से प्रोटेक्शन के लिए दवा ले लेते हैं ताकि जो अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज है उनका अटैक न हो सके, ठीक। तो एक क्या करेंगे हम लोग, अपॉर्चुनिस्टिक जो डिसीज़ है जो हो चुकी है, जो इन्फेक्शन हो गया है, उसको हम लोग ट्रीट करने की कोशिश करते हैं जैसा वो है, ठीक है। अगर TB है तो TB को ठीक करेंगे, निमोनिया है तो निमोनिया को ठीक करेंगे, गोनेरिया तो गोनेरिया के लिए जो दवा वो यूज़ करेंगे। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्सिस करते हैं, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी जिनका इन्फेक्शन हो सकता है उसके लिए पहले से हम लोग दवा लेते हैं। दवा हम लोग लेते हैं तो वो है कोर्टिमोक्सेजोल, क्या है, कोर्टिमोक्सेजोल, ये पहले हम लोग ले लेते हैं या पेशेंट को दे देते हैं ताकि जो अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज़ है उससे उसको बचाया जा सके। ये जो कोर्टिमोक्सेजोल है समझिए कई सारी मतलब दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है, तो इसको रोज़ाना यूज़ कराया जाता है 660 mg डेली, ठीक है, ओरली रूट से, और या तो हफ्ते में 3 बार इसको यूज़ कराया जाता है। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको इंटॉलरेंस हो जा रहा है, यानी वो उस दवा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, सह नहीं पा रहा है,
समझ में आ रही बात, उसको एलर्जी वगैरह हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, तो फिर उसको ये दवा ना देके हम लोग डेप्सोन देते हैं। क्या देते हैं? डेप्सोन देते हैं 100 mg, ठीक है, रोजाना। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट टीबी, यानी टीबी ना हो उससे रोकने के लिए उसको हम लोग क्या है, आइसोनियाजिड वगैरह जो दवाएं हैं वो दे सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दे सकते हैं, आइसोनियाजिड हो गया, एथेम्ब्यूटोल हो गया, तो ये सारी दवाएं उसको हम लोग देते हैं। और उसके अलावा हम लोग क्या है, ये एक दवा देंगे, वो है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, तो इसको हम लोग यूज करते हैं प्रोफाइलेक्सिस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, दूसरे जो रिट्रोवायरस की वजह से जो इन्फेक्शन हो सकता है उसको रोकने के लिए, और HIV को सप्रेस करने के लिए हम लोग एंटी रिट्रोवायरल ड्रग देते हैं। तो इसके और ये जो दवाएं हैं ये कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं, जैसे कि जीरोवुडीन, लेमिवुडीन और नेविरापिन, तो ये कॉम्बिनेशन बना के एंटी रिट्रोवायरल जो ड्रग्स हैं उनको यूज किया जाता है, ठीक है।